चलो साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा सारथी पर। ठीक है, तो हमारा जो सीरीज चल रहा है टॉप 10 इतिहास चल रहा है अभी। ठीक है भाई, चलो तो आज के इतिहास में टॉप 10 एमसीक्यू फिर आपके साथ शामिल है। ठीक, तो आप सब अपने कॉपी पेन लेकर बैठना भाई। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट नोट लगेंगे और उनको साथ साथ नोट करते चलना। ठीक है, तो आज की सीरीज में हमारा जो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जिमूत वाहन, ठीक है भाई, जिमूत वाहन नामक विद्वान का संबंध किस वंश से? ठीक है भाई, तो वंश पूछ रहा है, वंश पूछा है कि किस वंश से जिमूत वाहन एक विद्वान हुआ है, किस वंश से संबंधित है। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कारकोर वंश, पाल वंश, सेन वंश और लोहार वंश। ठीक है भाई, तो इसे एक्सप्लेन करते हैं। कारकोर वंश और लोहार वंश ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों जम्मू के थे भाई। कहाँ के? जम्मू में। ये दोनों जम्मू में हुए। दुर्लभ वर्मन कारकोर वंश का संस्थापक हुआ है। लोहार वंश का संस्थापक कौन है? अवंती वर्मन। ठीक है, अवंती वर्मन हुआ है। क्लियर? चलो, दुर्लभ वंश का संस्थापक कारकोर वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन। ठीक है भाई, आगे चलते पाल वंश के संस्थापक की बात करेगा। पाल वंश के संस्थापक की, तो इसका संस्थापक कौन है? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है, गोपाल। और इसी पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था। ठीक है भाई, धर्मपाल। आगे चलते हैं, तीसरा ऑप्शन हम पे सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश कहां पर स्थापित था? तो ये था बंगाल में। ठीक है भाई, बंगाल में स्थापित था। और सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन के बारे में कहा जाता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जिमूत वाहन किसके दरबार में था, किस वंश में था? तो इसका आंसर है पाल वंश, जिसका संस्थापक गोपाल था भाई। पाल वंश। अच्छा, जिमूत वाहन की एक रचना याद रखना भाई। जिमूत वाहन ने लिखी है दाया भाग। ठीक है भाई, जिमूत वाहन की प्रमुख रचना दाया भाग। क्लियर है? चलो, तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संगम वंश के समय हुई 3 संगमों का आयोजन। संगम का मतलब होती है बैठकें, परिषदें। तो कह रहा है कि संगम वंश, क्योंकि इन्हीं संगमों के कारण इस पूरे वंश को संगम वंश कहा गया है। ठीक है, संगम काल कहा जाता है। आयोजन करवाया था, किसने करवाया था? चेरों द्वारा, विजयनगर वंश के द्वारा, चोलों द्वारा या पांड्यों द्वारा। ठीक है भाई, तो ये हम अगर यहाँ पे छोटा सा एक भारत का मैप बनाते हैं, भारत का दक्षिण भारत। ठीक है, पैड में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पड़ता है केरल। क्लियर है? ये पड़ता है हमारे यहाँ पे तमिलनाडु, और ये पड़ता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो, तो जो हमारा केरल प्रदेश है, यहाँ पड़ता है हमारा चेर वंश। ठीक है भाई, चेर वंश, जिसे पर्वताकार वंश भी कहा जाता है, पर्वताकार। ठीक है, पर्वताकार। अच्छा, यहाँ पर एक कमेंट में सब बताएंगे अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड में किस वंश को पर्वताकार वंश कहा गया है? क्लियर? ठीक है, चेर वंश जिसे पर्वताकार वंश भी कहा जाता है, केरल में था। दूसरा यहाँ पर था हमारा चोल वंश। ठीक है भाई, चोल वंश। और यहाँ पर था हमारा तमिलनाडु में पांड्य वंश। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि संगम में जो बैठकें आयोजित हुई थी, तो 3 बैठकें हुई थी भाई। कितनी बैठकें हुई थी? 3 बैठकें। तो उन सब का आयोजन पांड्य वंश ने कराया था, पांड्य राजाओं ने कराया था तीनों का आयोजन। क्लियर है? चलो, तीनों को डिस्कस करते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है भाई, पहली का अध्यक्ष पूछता है, तो ये था ऋषि अगस्त्य। ठीक है, अगस्त्य ऋषि। दूसरी का था, पहले अगस्त्य ही बनते लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, तब बनते हैं हमारे तोल का पियर ने लिखी है तोल का पियम, और इसी ग्रंथ से इन संगम की जानकारी मिलती है। ठीक है, और तीसरी का था नक्कियर। ठीक है भाई, नक्कियर। तीसरी का अध्यक्ष कौन था? नक्कियर था। क्लियर है? तो हमारा जो तीनों संगमों का आयोजन करवाया था, वो पांड्य वंश ने कराया था, पांड्य राजाओं ने। क्लियर है भाई? चलो, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वीडियो भी हमारी आएगी धीरे धीरे, टॉपिक वाइज टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग आती रहेगी। ठीक है, अभी एमसीक्यू भी चल रहा है साथ साथ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रकूट वंश के किस प्रमुख राजा ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष सब जानते हुए कि पूरे भारत का जो महान शासक एक हुआ है, उसका नाम था हर्षवर्धन। वर्धन वंश का हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, तो तब क्या होता है? हर्षवर्धन के अधीन ये सामंत मतलब राजा के अंडर में जो राजा होते हैं, सामंत जितने भी राजा थे, शासक थे, सब स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त हुई सब कि हम स्वतंत्र शासक किसी को कर नहीं देंगे। तो उसी में सत्ता के लिए जो बीच का सेंटर था, ठीक है, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। ठीक, तो इस वाले हिस्से के लिए क्या हुआ? इस वाले हिस्से के लिए
सभी राजाओं में क्या हो गया, संघर्ष छिड़ गया, जिसमें तीन ओर से, एक पूर्व से, एक पश्चिम से, एक दक्षिण से, इस सेंटर के लिए लड़ाई होनी शुरू हो गई भाई। क्लियर है? तो वही हमसे पूछा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा शासक जो राष्ट्रकूट से शामिल हुआ। राष्ट्रकूट था हमारा दक्षिण की ओर, ठीक है भाई, दक्षिण की ओर से राष्ट्रकूट वंश इस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था, और दक्षिण की ओर से राष्ट्रकूट का कौन सा था, इसका नाम था, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, धरावर्ष। अच्छा, धरावर्ष किसी को अगर ध्यान नहीं आ रहा हो तो धरावर्ष किसकी उपाधि थी, ध्रुव की, ठीक है, जैसे किसी को अगर ध्रुव याद होगा तो ध्रुव को ही धरावर्ष कहा जाता था। तो यही शामिल था त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट की ओर से। पश्चिम की बात करेगा तो पश्चिम से प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा घिचपिच हो रहा है लिखने में, तो आप लोग सुनते जाना। गुर्जर प्रतिहार वंश थे पश्चिम से, क्लियर है। और पूर्व की बात करेगा तो पूर्व में थे हमारे पाल वंश, जो भी बात की पाल वंश की ओर से कौन था, धर्मपाल, ठीक है भाई, धर्मपाल। ठीक, तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में एक थे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार की ओर से कौन था, तो इसका नाम है वत्सकार, क्लियर है, वत्सकार, धर्मपाल, और दक्षिण से ध्रुव, जिसे धरावर्ष भी कहा जाता है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिभाग करते हैं, और कौन जीतता है, ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव इसको जीतते हुए, ठीक है। और कहीं कहीं वत्सकार के भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते कि ये भी जीता था। ठीक, चलो, तो ये सारे राजा किसके हैं, ये सारे राजा राष्ट्रकूट वंश के जो ऑप्शन में डाले। ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम ने क्या किया था, एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था, एलोरा का कैलाश मंदिर, क्या बनाया था, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का संस्थापक हुआ है, संस्थापक दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और राजधानी कहां बनाई थी, मान्यखेत बनाई थी भाई, क्लियर है। आगे चलते हैं, अमोघ वर्ष के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रकूट का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है, शक्तिशाली शासक था, किंतु क्या हो जाता है, ये कौन सी नदी में, अच्छा कमेंट में सब बताएंगे कि अमोघ वर्ष किस नदी में अपनी जल समाधि ले लेता है, जल समाधि, ठीक है भाई, सब कमेंट में बताएंगे कि किस नदी में, क्लियर। ऐसा कहा जाता है कि अमोघ वर्ष सबसे शक्तिशाली शासक था, किंतु ये फिर भी जलमग्न हो जाता है, जल समाधि ले लेता है। और आप सबको कमेंट बताना कि किस नदी में जल समाधि लेता है, ठीक है, कमेंट में सब बताएंगे। कमेंट में एक्टिव रहा करो सभी जो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न कह रहा है, हर्षवर्धन के समय स्कंदगुप्त का पद क्या था। अच्छा, स्कंदगुप्त एक अधिकारी का नाम था, स्कंदगुप्त, तो ये किसका अधिकारी था, ये पूछना चाह रहा हमसे। तो हर्षवर्धन, सबको पता है कि हर्षवर्धन किस वंश का था, वर्धन वंश का था भाई, वर्धन वंश का, ठीक है, वर्धन वंश का था, क्लियर। तो ये कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय स्कंदगुप्त किस पद का अधिकारी था, ये क्या पद था स्कंदगुप्त का। तो हमारे ऑप्शन है अश्व सेना का प्रमुख था, कि गज सेना का प्रमुख था, या शांति एवं युद्ध का मंत्री था, या फिर पैदल सेना का प्रमुख था। तो हमें सारे पता होने चाहिए प्रमुख। अश्व सेना का प्रमुख कौन था, इसको कहा जाता है कुंतल, ठीक है भाई। हर्षवर्धन के समय जो अश्व सेना का अधिकारी होता था, अध्यक्ष से कुंतल कहा जाता था। गज सेना का अधिकारी, तो हमारा ऑप्शन ही यही है भाई, गज सेना का अधिकारी या प्रमुख, गज सेना का प्रमुख होता था स्कंदगुप्त कहा जाता था उसे। शांति और युद्ध का मंत्री कौन होता था, अवंती नाम था उसका भाई, ठीक है। और पैदल सेना का बलाधिकृत, ठीक है भाई, बलाधिकृत, ठीक है, बलाधिकृत। अच्छा, कमेंट में बता सकते हैं कि बलाधिकृत में कौन सी संधि है, ठीक है भाई, बलाधिकृत में कौन सी संधि है, ये सब कमेंट में बताएंगे, बलाधिकृत में कौन सी संधि है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरे पेज में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो इस पेज में सिर्फ इतना ही था, दूसरे पेज में चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, चलो आगे सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ भाई, कब भी बताना है और किसके मध्य राजा भी बताने हैं। तो कह रहा है पहला ऑप्शन 1191 में गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, ठीक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1191, अच्छा 1191 टाइम पीरियड सब में सेम है भाई, 1191, क्लियर है, क्योंकि प्रथम युद्ध 1191 में होता है और दूसरा कब होता है 1192 में होता है, क्लियर। तो ये कह रहा है किस किस के मध्य और राजा चेंज है। ऑप्शन ए कह रहा है गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच, जयचंद और पृथ्वीराज थर्ड के बीच, गौरी और पृथ्वीराज प्रथम के बीच, अच्छा पृथ्वीराज नहीं पृथ्वीराज है भैया, हिंदी टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक, और जयचंद और पृथ्वीराज प्रथम के बीच। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है भाई। क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड कौन था, चौहान वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था भाई, वासुदेव।
वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था और इसी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा या प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज थर्ड था। ठीक है, थर्ड था। और ये पृथ्वीराज थर्ड क्या करता है? जयचंद्र की बेटी जिसका नाम संयोगिता था, क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता का अपहरण कर देता है और इससे जयचंद्र गुस्सा हो जाता है और जयचंद्र किसे एक हिसाब से आमंत्रित करता है, किसे करता है? ये करता है गौरी को कि तुम क्या करो, तुम यहाँ आओ और पृथ्वीराज चौहान को हराओ और उसकी सत्ता हड़प लो। ठीक है, और ऐसे ही होता है। गौरी प्रथम तराइन के युद्ध में क्या करता है? इसके साथ लड़ता है और हार जाता है। द्वितीय तराइन का 1192 में होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी विजयी होता है। ठीक है, और अब किसे? जयचंद को लगा कि मुझे सत्ता सौंप के ये वापस चले जाएगा, जैसे कहां होता है? जैसे दिल्ली सल्तनत में होता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में होता है ना, इब्राहिम लोदी का चाचा और पंजाब का शासक दौलत खां और उसका चाचा आलम खां लोदी क्या करते हैं? बाबर को बुलाते हैं उसे हराने के लिए और बाबर उन्हें हराकर क्या करता है? मुगल सत्ता स्थापित कर देता है। उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जयचंद किसे बुला रहा है? गौरी को बुला रहा है कि गौरी इसे हराएगा और वापस चला जाएगा, मुझे सिंहासन दे देगा। किंतु ऐसा नहीं होता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का, और गौरी क्या करता है? जयचंद को ही मार देता है। ठीक है, चलो, तो उसने अपने लिए ही गड्ढा खोदा था भाई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, ये सारे ऑप्शन ऐसे ही बना रखे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच होता है। इसमें सहयोग जयचंद भी करता है गौरी का। ठीक है भाई, याद रखना क्यों करता है? क्योंकि जयचंद की पुत्री संयोगिता नाम था उसका अपहरण कर दिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान कौन सा? थर्ड। और इसी के दरबार में था चंद्रबरदाई, उसने क्या लिखी है? पृथ्वीराज रासो, अपने राजा की महानता दिखाई उसमें, मतलब बड़ाई की है उसने। ठीक है, चलो, अच्छा, बड़ाई के लिए एक अलंकार आता है जिसमें बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, कौन सा अलंकार है सब कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलो, प्रश्न 6 कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 6, चंडी शतक नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, हर पीडीएफ में क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन रचनाओं से भी, रचना भी पूछ लेते हैं ना हमसे, रचना से। ठीक है, तो कह रहे चंडी शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ऑप्शन ए है कालिदास, बी है बाणभट्ट, चंद्रबरदाई अभी जिसका डिस्कस कर रहे थे, और नन, इसे तो क्या एक्सप्लेन करना। चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है भाई, पृथ्वीराज रासो। और किसके दरबार में था? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज के दरबार में था। बाणभट्ट ने लिखी है, तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित, ठीक है, और इसी ने लिखी है चंडी शतक। ठीक है भाई, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित और चंडी शतक, याद रह जाएगा। तो यही आंसर इसका। कालिदास की तो सबको पता है, मेघदूत है, कुमार संभव है, और क्या क्या कालिदास की मेघदूत, कुमार संभव, कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, अभी एकदम से याद नहीं आ रही है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने लिखी है चंडी शतक और इसके साथ साथ हर्षचरित। बाणभट्ट किसके दरबार में था भाई? हर्षचरित लिखी तो हर्षवर्धन के दरबार में होगा, साफ सी बात है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? अच्छा, स्वर्ण मुद्रा को मतलब जो सोने से बनी होती मुद्राएं होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है रुपये का, गणिका, कुटनी और दिनार। ठीक है, चलो सबसे पहले रुपया को बात करते हैं। रुपया कहा जाता था चांदी के सिक्के को, चांदी की मुद्रा को, जो चांदी से बनी होती मुद्राएं थी उन्हें रुपये का कहा जाता था, रुपये का, ये रुपये का हिंदी टाइपिंग। ठीक है, गणिका, अच्छा गणिका क्या थे? तो गणिका गुप्त काल में हुए थे जो वेश्यावृत्ति करते थे, वेश्यावृत्ति, ठीक है, वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? गणिका। अच्छा, कुटनी क्या था भाई? तो ये भी वेश्यावृत्ति करते थे, लेकिन इनमें एक शब्द जोड़ना, वृद्ध थी, जो वृद्ध महिलाएं थी उन्हें कुटनी कहा जाता था। तो इसका आंसर हमारा दिनार है भाई। दिनार को कहा जाता था, स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा जाता था। क्लियर है? तो गुप्त काल में जो सोने की बनी मुद्राएं थी उन्हें दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि सातवां वंश का संस्थापक। अच्छा, प्रत्येक वंश का संस्थापक और प्रतापी शासक और अंतिम शासक, ये याद होने चाहिए हमें। हर वंश का एक संस्थापक, उस वंश का एक प्रतापी शासक जो महान है, और उसी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, चलो अंतिम से याद आया, सब बताएंगे कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर्यक का, और दूसरा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है भाई, शिशुनाग वंश का। क्लियर है? तो ये 2 टास्क है, सब कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सातवां वंश के संस्थापक की बात कर रहा है, तो हमारा सिमुख होगा, गोपाल होगा, दंतिदुर्ग होगा, वासुदेव होगा ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सिमुख। सिमुख ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। क्लियर है? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुख ने। गोपाल में भी डिस्कस किया था, किसने किया था? पाल वंश। ठीक है, पाल वंश। दंतिदुर्ग ने किया था राष्ट्रकूट।
राष्ट्रकूट वंश किसने बनाया था? दंती दुर्ग ने बसाया था। वासुदेव ने किया था चौहान वंश, ठीक है, चौहान वंश। और अभी आप जिसको सुन रहे हो वो भी एक चौहान ही है, संदीप चौहान, ठीक है भाई। चलो, तो वासुदेव ने की थी चौहान वंश की, दंती दुर्ग ने की है राष्ट्रकूट की, गोपाल ने की है पाल वंश की, और सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश पहला वंश था जिसने सिक्के चलाए थे, किसके? शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के चलाए थे भाई। सातवाहनों को कहा जाता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में मीडिएटर, ठीक है, इन्होंने मध्यस्थता कराने वाले, एक हिसाब से मीडिएटर थे दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में सातवाहन, क्लियर है। चलो, उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा, नोट्स भी बनाते हुए चलना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। चलो, नौवां क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के पीडीएफ का, कह रहा है बरहूत स्तूप का संबंध किस शासक से? बरहूत स्तूप, ठीक है भाई। एक स्तूप, स्तूप क्या होता है? स्तूप का मतलब हो सकता है किला, छोटा सा किला बनाया हुआ है। जैसे बौद्ध धर्म में जो मृत्यु का स्तूप, मृत्यु का सिंबल था ना भाई, किसके? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध के बारे में सबको पता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? किस वृक्ष के किनारे हुआ था। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ कि जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ था उस जगह का नाम बोध गया, सबको पता है, बोध गया है, ठीक है, बोध गया। अच्छा, एक बात बताओ, बोध गया तो उसका नाम तब पड़ा कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोगों ने कहा कि वो वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष है, जगह बोध गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बुद्ध गया था इसलिए बोध गया हो गया। अब मुझे बताना कि इस जगह का ओरिजिनल नाम क्या है, असली नाम, ठीक है, ओरिजिनल नाम क्या है, पहले क्या नाम था इस जगह का, बोध गया का? कमेंट में सब बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बरहूत स्तूप का संबंध किस शासक से है भाई? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका पुष्यमित्र शुंग। क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग से है इसका संबंध, ठीक है। हर्षवर्धन से भी एक अभिलेख लिख देते हैं, हर्षवर्धन से एक अभिलेख लिखते हैं, इसका नाम है तुम्हारा मधुबन। मधुबन अभिलेख किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से भाई, ठीक है। और इसी के साथ साथ बांसखेड़ा, बांसखेड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? हर्षवर्धन से है। समुद्रगुप्त से ये सबको पता है, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति किससे है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति किससे है? समुद्रगुप्त से है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसका है नासिक अभिलेख, क्लियर है भाई, नासिक, नासिक अभिलेख, जिसमें कहा गया कि गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे महान शासक है भाई, किसका? सातवाहन का, क्लियर है। और इसने भूमिदान का उल्लेख मिलता है इसके इस अभिलेख से, किसने पंडितों को भूमिदान दिया था, ठीक है। चलो, 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? खजुराहो का जैन मंदिर, सबसे पहले इनकी स्थान की बात करता तो ये है एमपी में, ठीक है। हमारे पास निर्माण शैली में मैंने कहा था हमेशा कि ये भारत है, ठीक है, भारत को बीच में से बांट दो, बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश, जिसे भारत के हृदय कहा जाता है, ठीक है। उत्तर में उत्तर भारत हो गया, दक्षिण में दक्षिण भारत हो गया, बीच में मध्य भारत हो गया, ठीक है, मिडल इंडिया, मध्य भारत, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो खजुराहो के जैन मंदिर है ना, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि जैन धर्म से इनका संबंध है भाई, ठीक है। बाहुबली की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, बाहुबली की वजह से एक्चुअल मूर्ति क्या है? कर्नाटक में, ठीक है। चलो, तो ये कह रहा है कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं, मंदिर, ये जैन मंदिर है, तो उत्तर भारत के जो नॉर्मल मंदिर बनते हैं वो बनते हैं नागर शैली, नागर शैली में। दक्षिण भारत के जो मंदिर बनते हैं वो बनते हैं द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में, ठीक है भाई। और बीच के जो बनते हैं मिला जुला रूप, जिसमें दोनों नागर शैली और द्रविड़ शैली का रूप दिखाई देता है, वो होता है वेसर शैली, वेसर शैली, ठीक है। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली तो हो गया। हम कह रहे हैं कि खजुराहो का जैन मंदिर एमपी में, मतलब बीच में है, ठीक है, बीच में है, लेकिन ये अपवादित है थोड़ा सा, क्या है ये? थोड़ा मतलब वो है, यूनिक है, ये यहाँ पे यूज होती है पंचायतन शैली, ये पंचायत शैली में बनी है, पंचायतन शैली में, ठीक है। और किसने बनाया था? तो चंदेल वंश पढ़ेंगे अभी आगे, चंदेल वंश ने, चंदेल शासकों ने बनाया था भाई खजुराहो का जैन मंदिर, चंदेल शासकों ने, अभी आएगा आगे चंदेल वंश, ठीक है। तो हमने कहा उत्तर भारत के मंदिर ये रहा नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली। अच्छा, द्रविड़ शैली से याद आया कि कमेंट में बताएंगे उत्तराखंड की तैयारी करने वाले कि उत्तराखंड का कौन सा मंदिर, उत्तराखंड का कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना है भाई, ठीक है। चलो, वेसर शैली हमने कह दिया कि दोनों का मिला जुला रूप, पंचायत शैली, खजुराहो का जैन मंदिर, ठीक है। तो ये हमारी पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सबको हमारी सीरीज अच्छी लग रही होगी, तो आप सब ऐसे ही जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, ठीक। इसके अलावा किसी को यदि ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ना है तो आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन क्लास का एड्रेस होगा हमारा IDPL ऋषिकेश, ठीक।